हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सिविल्स तैयारी। आज की कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ एनालिसिस शुरू करने से पहले हम डेली आंसर राइटिंग चैलेंज के क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, सेल्फ रिलायंस इंडिया इज अबाउट रिजिलियंस एंड डिसेंट्रलाइजेशन एंड नॉट अबाउट आइसोलेशनिज्म। कमेंट। आत्मनिर्भर भारत लचीलापन और विकेंद्रीकरण के बारे में है, ना कि अलगाववाद के बारे में। टिप्पणी करें। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, फार्मा इंडस्ट्री इज मार्ड विद इनहेरेंट स्ट्रक्चरल फॉल्ट दैट इन डिसइंसेंटिवाइजेस थ्योरेटिक बेनिफिट बेस्ड ड्रग मैन्युफैक्चर। एक्सप्लेन एंड सजेस्ट ऑल्टरनेटिव मेथड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो फार्मा उद्योग में निहित संरचनात्मक दोष है कि चिकित्सकीय लाभ आधारित दवा का निर्माण नहीं किया जाता, मतलब निस्त्रहित किया जाता है। इस समस्या को हल करने के लिए वैकल्पिक तरीका बताएं और सुझाएं। तो चलिए आज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहले हम आर्टिकल्स का डिस्कशन करते हैं और फिर आप उसका आंसर बनाएंगे। बहुत कम टाइम बचा है आपके मेंस के लिए, इसीलिए आप अभी से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। हमारे जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है बिल्कुल फ्री है, तो आप आंसर लिखिए, डिस्कशन को देखिए, आंसर लिखिए। आंसर लिखने के बाद आप ईमेल कर सकते हैं help.civilstayari@gmail.com, या फिर सीधे सीधे आप हमारे टेलीग्राम के ग्रुप t.me सिविल्स तैयारी ग्रुप, यहाँ पे आप आंसर डाल सकते हैं। तो आपको इवैल्यूएशन तुरंत मिल जाएगा हाथ के हाथ, यहाँ पे आपको जल्दी मिलेगा। अगर आप ईमेल करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आपको आंसर्स जो है, आंसर्स आपको सही से इवैल्यूएट करके मिलेंगे और पर्सनल आपको बताया भी जाएगा कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं। तो कीप ऑन राइटिंग और सेंड करते रहिए अपने आंसर्स को। बहुत सारे बच्चे मुझे भेज रहे हैं, आप भी भेजिए और अपने आंसर्स का फ्रेमिंग को अच्छे से कीजिए, जिससे कि आप बाय द टाइम कि आप मेंस दिखें तब तक आप आंसर फ्रेमिंग अच्छा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के आर्टिकल्स को। तो आज के डिस्कशन में क्या क्या डिस्कस करेंगे, आज हम देखेंगे स्टेट ऑफ स्टेट्स 2020। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके जीएस पेपर 2 के लिए। इसमें से जो डेटा है आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। इतना अच्छा आंसर आपका बनेगा इस डेटा में से। अगर आप कुछ भी थोड़ा बहुत डेटा याद कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा आप सब्सटैंशिएट कर सकते हैं अपने आंसर को। दूसरा आर्टिकल हमें पढ़ना है, व्हाट इज आत्मनिर्भर भारत। ये आज आपका इंडियन एक्सप्रेस में आया था, बहुत अच्छा आर्टिकल है अगेन। तीसरा हमें पढ़ना है, ए राइट टू शिफ्ट फार्मा गियर्स, बहुत अच्छा आर्टिकल है, ये भी द हिंदू में आया था। फिर चौथा हम पढ़ेंगे शाइनी लाइट और पांचवा पढ़ेंगे विनिंग फार्मूला। तो ये आर्टिकल्स आज हमें डिस्कस करने हैं। तो पहला देख लेते हैं क्या आर्टिकल है, स्टेट ऑफ स्टेट्स। स्टेट ऑफ स्टेट्स रिपोर्ट, ये जो है आपकी CSE के द्वारा रिपोर्ट पब्लिश की गई थी और ये मेजर रिपोर्ट है स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट 2020, उसकी जो है सब रिपोर्ट है ये। अब इसमें कहा गया है कि गुड गवर्नेंस की जो रैंकिंग है स्टेट्स की वो दी गई है। तो टॉप 3 स्टेट्स कौन से हैं गुड गवर्नेंस में? तमिलनाडु पहला है, दूसरा महाराष्ट्र है और तीसरा आपका हिमाचल प्रदेश है। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। गुड गवर्नेंस में हमारी टॉप 3 स्टेट्स हैं तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, सॉरी तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश। अब क्या इंडिकेटर्स हैं, किस बेसिस पे जो है इस फ्रेमवर्क को या इस पर्टिकुलर स्केल को बनाया गया है गुड गवर्नेंस इंडेक्स को? क्या क्या इंडिकेटर्स हैं? टोटल 10 इंडिकेटर्स हैं और हर एक इंडिकेटर का वेटेज 10 है। तो पहला इंडिकेटर है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, दूसरा है एग्रीकल्चर, तीसरा है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, चौथा है वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, पाँचवा है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, छठा है इकोनॉमिक गवर्नेंस, सातवां है सोशल वेलफेयर डेवलपमेंट, आठवां है जुडिशियल एंड पब्लिक सिक्योरिटी, 9th है एनवायरनमेंट और 10th है आपका पब्लिक हेल्थ। तो हमारे फाइंडिंग्स क्या हैं? फाइंडिंग्स बता दी है इस गुड गवर्नेंस इंडेक्स की कि 15 स्टेट्स जो हैं वो नेशनल एवरेज से बिलो रैंक करते हैं गुड गवर्नेंस की रैंकिंग में। पुअर परफॉर्मेंस में सारे आपके नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं 8। उसके अलावा दिल्ली है, झारखंड है, यूपी है, बिहार है, उड़ीसा है, गोवा है और वेस्ट बंगाल है। तो इसमें से आप कुछ स्टेट्स याद रखिएगा। आपको मेजर डेटा ये याद रखना है कि 15 स्टेट्स जो है आपके बिलो नेशनल एवरेज में रैंक करते हैं। ये आपकी जो स्टेट वाइज रैंकिंग्स यहाँ पे दी हुई हैं, आप देख सकते हैं कौन से स्टेट का ज़्यादा है, कौन से स्टेट का कम है। अगर हम टॉप स्टेट की बात करें तो टॉप स्टेट आपका यहाँ पे गुड गवर्नेंस में हम पहले ही देख चुके हैं। टॉप स्टेट्स में हमने देखा था कि महाराष्ट्र वगैरह आपके टॉप स्टेट्स हैं। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि किस किस स्टेट का कैसे कैसे रैंकिंग है। अब की फाइंडिंग्स ये हैं कि 13 स्टेट्स जो है बिलो नेशनल एवरेज में रैंक किए हैं एग्रीकल्चर के सेक्टर में। तो एग्रीकल्चर में 13 स्टेट्स जो है बिलो एवरेज हैं। ओवरऑल में आपके 15 स्टेट्स बिलो एवरेज हैं।
इंडिया की अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड डेटा बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको आप जीएस पेपर 3 में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में, और ये 7.68% जो है एग्रीकल्चर आउटपुट को कंट्रीब्यूट करता है। उसके साथ साथ एग्रीकल्चर 17.32% हमारे जीडीपी की कंट्रीब्यूट करता है, और फिर भी हमारे 13 स्टेट्स जो है बिलो नेशनल एवरेज में रैंक करते हैं। टॉप 3 रैंक्स जो एग्रीकल्चर स्टेट्स की हैं वो उसमें मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और छत्तीसगढ़ है। सेकेंड हम देखेंगे कॉमर्स और इंडस्ट्री के बारे में। तो कॉमर्स और इंडस्ट्री में अगर हम देखें तो 11 स्टेट्स जो है बिलो नेशनल एवरेज में रैंक करते हैं। टॉप 3 स्टेट्स हैं आपके आंध्र प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़। फिर अगर हम पुअर परफॉर्मर्स की बात करें तो 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट, असम को छोड़कर बाकी सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट पुअरली रैंक करते हैं कॉमर्स और इंडस्ट्री में। उसके अलावा दिल्ली, केरला, पंजाब, गोवा ये भी आपके पुअर रैंक करते हैं कॉमर्स और इंडस्ट्री में। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, आप सोच भी नहीं सकते कि दिल्ली जो है पुअर परफॉर्मर होगा कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। तीसरा आपका रैंक है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का। इसमें 16 स्टेट्स जो है आपके बिलो एवरेज रैंक करते हैं। पुअर परफॉर्मर्स में सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है और राजस्थान है। टॉप 3 परफॉर्मर्स में गोवा, पंजाब, दिल्ली और हरियाणा। अब देखिए पब्लिक हेल्थ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो क्राइसिस आया है इसने पब्लिक हेल्थ को फोकस में डाल दिया है। अब इस डेटा को आप यूज़ करके काफ़ी कुछ अपने आंसर को और गार्निश कर सकते हैं। कुछ भी अगर हेल्थ रिलेटेड डेटा आता है वहाँ पे आप छोटा सा इसका अगर ये डाल देंगे, अपना डेटा डाल देंगे यहाँ से, तो आपका आंसर काफ़ी ज़्यादा सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो आपको ये लिखना है कि 12 स्टेट्स आपके बिलो नेशनल एवरेज रैंक करते हैं। इन स्टेट्स में का नाम है मेघालय जिसका स्कोर है 4, अरुणाचल प्रदेश, असम, यूपी, वर्स्ट रैंक है यूपी की, एमपी, उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड। तो ये सारे स्टेट हमारे जो है पुअरली रैंक करते हैं। फिर आपका बिहार भी पुअरली रैंक करता है, और गुजरात ये नेशनल एवरेज के पास है, 5.3 रैंक करता है, जबकि नेशनल एवरेज हमारा 5.36 है। टॉप परफॉर्मर चार टॉप स्टेट्स कौन कौन से? केरला है, इसीलिए आप कह सकते हैं कि केरला, जब आप लिखेंगे ना आंसर कि केरला ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो यहाँ पे आप एक छोटा सा डेटा दे देंगे। केरला ऑलरेडी जो है हमारे हेल्थ के इंडिकेटर पे अच्छा परफॉर्म करता है, और उसका जो ओवरऑल स्कोर था गुड गवर्नेंस इंडेक्स में 8.3 था इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। फिर आपका तमिलनाडु 7.8 स्कोर है इसका, गोवा का 7.7 है और महाराष्ट्र का 7.4 है। अब पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में 16 स्टेट्स जो है बिलो नेशनल एवरेज रैंक करते हैं। उस पुअर परफॉर्मर्स में सारे आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं। उसके अलावा उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, राजस्थान है, बिहार है, एमपी है और यूपी है। टॉप 3 परफॉर्मर्स में तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र हैं। इकोनॉमिक गवर्नेंस की अगर आप बात करेंगे तो 14 स्टेट्स जो है बिलो नेशनल एवरेज रैंक करते हैं। टॉप 3 रैंक की अगर आप बात करेंगे तो टॉप 3 रैंक आपकी छत्तीसगढ़ की है, एमपी की है और आंध्र प्रदेश की है। जुडिशियल और पब्लिक सिक्योरिटी रैंकिंग की अगर आप बात करें तो टॉप 3 स्टेट्स हैं आपके तमिलनाडु, केरला, हिमाचल प्रदेश। एनवायरनमेंट में केवल ये इंपॉर्टेंट है कि केवल 4 स्टेट जो है बिलो नेशनल एवरेज रैंक करते हैं। पुअर परफॉर्मेंस में से गोवा है, दिल्ली है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है। टॉप 3 है आपका वेस्ट बंगाल, केरला और तमिलनाडु। वाटर मैनेजमेंट रिसोर्सेज भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको देखना है कि 15 स्टेट्स जो है बिलो एवरेज रैंक करते हैं। इनमें से पुअर परफॉर्मर्स आपके 7 स्टेट तो नॉर्थ ईस्ट के हो गए, त्रिपुरा को छोड़ के, और बाकी जो है आपके दिल्ली, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार। तो ये कुछ स्टेट्स हैं जो कि पुअरली परफॉर्म करते हैं वाटर मैनेजमेंट रिसोर्स में। टॉप स्टेट आपका गुजरात, फॉलोड बाई आंध्र प्रदेश और एमपी। तो ये कुछ डेटा है जो आपको याद रखना है। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे तो आप देख सकते हैं वहाँ पे भी। नोट्स के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा t.me/civils तैयारी। तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए जिससे कि आपको नोट्स वगैरह टाइमली मिलते रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सेकेंड हमारा जो आर्टिकल है उसको देखते हैं। सेकेंड आर्टिकल कहता है व्हाट इज आत्मनिर्भर? सेल्फ रिलायंस इज अबाउट रिजिलियंस एंड डिसेंट्रलाइजेशन, नॉट आइसोलेशनिज्म। तो ये यहाँ पे हमने क्वेश्चन भी सेम यहीं से दिया था। सेल्फ रिलायंट इंडिया इज अबाउट रिजिलियंस एंड डिसेंट्रलाइजेशन एंड नॉट अबाउट आइसोलेशनिज्म। कमेंट करिए। तो आंसर के फ्रेमवर्क में पहले आप एक कोट से शुरुआत कर सकते हैं। बहुत अच्छा कोट ये है, रिजिलियंस इज नॉट व्हाट हैपन्स टू यू, इट इज हाउ यू रिएक्ट टू, रिस्पॉन्ड एंड रिकवर फ्रॉम व्हाट हैपन टू यू। जेफरी गिटोमर का है ये।
तो रेजिलियंस जो है क्या होता है, ये हमें क्या हुआ इस पे डिपेंड नहीं करता। डिपेंड करता है कि हमें जो हमारे पास अगर कोई प्रॉब्लम आई, उसके बाद हमने कैसे रिएक्ट करा, कैसे उस प्रॉब्लम से हम उभर के सामने आए। तो ये सेल्फ रेजिलियंस कहलाता है। आत्मनिर्भर भारत की अगर बात करें तो ये सेल्फ रेजिलियंस की बात करता है, डिसेंट्रलाइजेशन की बात करता है और आइसोलेशनिज्म की बात नहीं करता। तो इंट्रोडक्शन के लिए यहाँ से अच्छा आप पैराग्राफ से ये अच्छी चीज़ें यहाँ से ले सकते हैं। तो क्या हुआ था, तो गाइस इसमें थोड़ा सा पिक्चर क्लैरिटी ख़राब है, ये आपके साथ शेयर भी कर दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। फिलहाल इंट्रोडक्शन में आप यहाँ से ले सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब अपनी 2 इंपॉर्टेंट स्पीचेस डिलीवर की थी, तो वहाँ पे उन्होंने अपना लॉन्ग टर्म विजन ये कहा था कि इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना है। सेकेंड स्पीच जो की थी वो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ के सामने रखी थी, वहाँ पे भी उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के आइडिया को एम्फसाइज किया था। तो अब आत्मनिर्भर का जो आइडिया है ये कैसे हमारे रिफॉर्म में फिट होता है और इसका फ्यूचर पॉलिसी के लिए क्या इम्प्लीकेशन होगा। तो देखिए, सबसे पहले ये क्लैरिफाई करना ज़रूरी है कि सेल्फ रिलायंस का मतलब ये नहीं है कि हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ जा रहे हैं, जो कि नेहरूवियन इरा में हुआ था और जो कि एक बहुत कॉस्टली मिस्टेक थी। तो सेल्फ रिलायंस इंडिया में हम जो है लाइसेंस राज और परमिट राज की तरफ नहीं जा रहे हैं। सेल्फ रिलायंस जो है रिलायंस रेजिलियंस की बात करती है, ये बात करती है कि हम इंटरनल स्ट्रेंथ को लेवरेज करेंगे, पर्सनल और जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको लेवरेज करेंगे और नेशनल मिशन का सेंस लेकर के आएंगे। तो ये कैसे किया जाएगा, देखिए करने के लिए ऑलरेडी बहुत सारे जो है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाए गए हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है कि APMC एक्ट और ECA एक्ट जो है वो दोनों चीज़ें पैटर्नलिस्टिक लॉज हैं और ये काफ़ी सफोकेटिव हैं। मतलब ये जो है इनकी वजह से क्या हो रहा था कि फार्मर्स अपनी मर्जी से बेच नहीं पा रहे थे अपने प्रोडक्ट्स को। ECA लॉ की वजह से, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की वजह से जो ट्रेडर्स हैं वो स्टॉक मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। तो इस बहुत ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं उनके ऊपर बहुत सा, देखिए यहाँ पे जैसे इकोनॉमिक सर्वे में भी कहा गया है कि ECA की वजह से ऑटोमेटिकली प्राइस वॉलेटिलिटी बढ़ती थी और कमोडिटी जैसे कि अनियन हो गया, आपके पल्सेस हो गए और शुगर हो गए, ये सारी चीज़ की वॉलेटिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती थी। दूसरी चीज़ क्या है, ट्रेडर्स का हरासमेंट होता था और बहुत ज़्यादा रेंट सीकिंग की जाती थी ऑफिशियल्स के द्वारा। तो ये चीज़ें अब हटा दी गई हैं। इससे क्या होगा कि हम अब जो फार्मर है वो सेल्फ रिलायंट होगा और वो जहाँ मर्जी चाहे वहाँ बेच सकता है। इसी तरह से ट्रेडर भी सेल्फ रिलायंट होकर के आराम से अगर चाहे तो कहीं पे भी अपनी जो है रैंप अप कर सकता है और फूड प्रोसेसिंग वगैरह बढ़ा सकता है। तो ये चीज़ें जो है बेनिफिट होंगी, इससे लोकलाइज डिसीजन मेकिंग होगी फार्मर के द्वारा और वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं ग्लोबल मार्केट में। ट्रेडर के लिए बेनिफिट है कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं सप्लाई चेन में और एग्री बिजनेसेस में बिना किसी फियर के, बिना आर्बिट्ररी लेबलिंग के एज ए होल्डर किसी इंस्पेक्टर के द्वारा। दूसरा जो हमारा जो टॉपिक है जो कि सेल्फ रिलायंस का जो एक हमारा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है जो कि रेजिलियंस हमारे बढ़ाता है, वो है सप्लाई साइड मेजर। ये अभी रिसेंटली अनाउंस हुए थे और ये रेजिलियंस की फिलॉसफी को बढ़ाते हैं। कैसे, यहाँ पे हमने अनअपोलोजेटिकली कमिट किया है कि हम प्राइवेटाइज करेंगे नॉन स्ट्रैटेजिक पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ का। इससे जो है नए सेक्टर जो जैसे कि स्पेस हो गया, ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन अप हो जाएगा। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले स्पेस एक्स ने जो है नासा के रॉकेट को लॉन्च किया था। तो ये दिखाता है कि रोबस्टनेस, अगर हम प्राइवेट सेक्टर के लिए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए अगर कुछ सेक्टर्स को ओपन अप कर देते हैं तो हमारी जो इंडिजिनस इंडस्ट्री है वो काफ़ी ग्रो करेगी और वो स्ट्रेंथन करेगी और हमारी कंट्री को भी स्ट्रेंथनाइज करेगी। हमारे जो नेशनल कमिटमेंट है उसको आगे बढ़ाएगी, हमारी जो नेशनल स्ट्रेंथ है उसको जो है रैंप अप करेगी। दूसरा जो मेजर लिया गया है वो है कि डीक्रिमिनलाइजेशन किया गया है ज़्यादातर कॉर्पोरेट लॉ के एस्पेक्ट्स का, जिससे कि जो भी कॉर्पोरेटर्स हैं वो बिना किसी फियर के आकर के इंडिया के अंदर बना सके, चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर सके और साथ साथ हमारी जो इंडिजिनस इंडस्ट्री है वो भी जो है मजबूती उसको भी मिले और वो भी बिना फियर ऑफ लॉ के आराम से ऑपरेट कर सके। तीसरा जो है ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है लेबर लॉज में, उससे जो है ईज ऑफ बिजनेस बढ़ेगी और इंडस्ट्रीज़ को एक इंसेंटिव मिलेगा कि वो इंडिया के अंदर करके मैन्युफैक्चरिंग करें। तो इससे हमारी जो है कैपेबिलिटीज़ बढ़ेंगी। यहाँ पे हम क्लियरली आइसोलेशनिज्म की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम अपनी कंट्री की कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा रहे हैं, रेजिलियंस बढ़ा रहे हैं, जिससे कि कंट्री इंडिया के अंदर आकर के मैन्युफैक्चरिंग हो सके, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ सके। तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो पास्ट से एक डाइवर्जन दिखाता है। जहाँ पास्ट में हमने आइसोलेशनिज्म किया था, पास्ट में हमने जो है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन किया था, हम अब वो नहीं कर रहे हैं। हम अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा
करके फॉरेन कंपनीज को इंडिया में बुलाना चाह रहे हैं, साथ साथ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को भी हम इंसेंटिवाइज कर रहे हैं। तो हम रेजिलियंस ला रहे हैं मल्टीपल लेवल्स पे। पहला लेवल है आपका इंडस्ट्री लेवल रेजिलियंस। यहाँ पे हम इंसेंटिव दे रहे हैं और प्रोटेक्शन दे रहे हैं की इंडस्ट्रीज को, जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा इंसेंटिव और प्रोटेक्शन दिए जाते हैं। दूसरा, हम इंसेंटिव स्ट्रक्चर कर रहे हैं डिफेंस प्रोक्योरमेंट का, जिससे कि इंडिजिनाइजेशन हो सके। बहुत सारी फॉरेन कंपनीज, क्योंकि डोमेस्टिक जो है मैन्युफैक्चरिंग की एक रिक्वायरमेंट लगा दी गई है, तो फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स इंडिया के अंदर आकर के प्रोडक्शन कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया एक की बायर है डिफेंस के प्रोडक्ट्स का। तो ऐसे में फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स को ये इंसेंटिव होगा कि अगर वो इंडिया के अंदर बनाएंगे तो आसानी से इंडिया के अंदर सेल कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारी इंडस्ट्री लेवल जो रेजिलियंस है बढ़ेगी। फिर हम इंडिविजुअल लेवल रेजिलियंस भी बढ़ा रहे हैं क्रिएशन ऑफ सेफ्टी नेट के थ्रू। एग्जाम्पल है आयुष्मान भारत, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जनधन, आधार एंड मोबाइल की जो ट्रिनिटी है। बट हम जो है यूनिवर्सल बेसिक इनकम की तरफ नहीं जा रहे, क्योंकि ये डिपेंडेंस है। तो हम रेजिलियंस ला रहे हैं, जिसको ज़रूरत है सेफ्टी नेट की उसको दी जा रही है, बल्कि सबको नहीं दिया जा रहा, जिससे कि डिपेंडेंसी ना हो। लोगों को जब ज़रूरत है तब उनको सेफ्टी कवर प्रोवाइड किया जाए, बट एज इट इज़ वो अपने आप को इतना आत्मनिर्भर बना ले कि उनको जो है डिपेंडेंसी ना हो गवर्नमेंट के ऊपर। नेक्स्ट है नेशनल लेवल रेजिलियंस। इसको लाने के लिए हम डिसेंट्रलाइज सिस्टम ला रहे हैं। लोकल लेवल पॉलिसीज़ को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए ट्यूलिप का, कल ही ये स्कीम लॉन्च हुई थी, जहाँ पे जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, साथ साथ यूएलबीज़ और आपके स्मार्ट सिटीज़, ये जो लोकल वहाँ के बच्चे हैं, 25,000 ग्रेजुएट्स हैं, उनको जो है इंटर्नशिप प्रोवाइड करेंगे। अब इसमें जो भी उनका अपना जो हर अर्बन लेवल बॉडी हुई या फिर हर स्मार्ट सिटी हुई, वो अपना क्राइटेरिया खुद डिफाइन कर सकती है कि किस बेसिस पे वो हायर करेंगे लोगों को, किस तरह से इंटर्नशिप प्रोवाइड करेंगे। सिलेक्शन क्राइटेरिया उनका अपना होगा और वो खुद चाहें तो पे कर सकते हैं इंसेंटिव्स को, चाहें तो ना पे करें। तो ये जो है आपका डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, जहाँ पे इनफ जो है छूट दी जा रही है हर लेवल ऑफ गवर्नेंस को, जिससे कि वो आसानी से अपना जो है लोकलाइज सॉल्यूशंस को डेवलप कर सकें। तो आत्मनिर्भर भारत क्या है, ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, ये विजन है और इसकी डीप रूट्स हैं इंडिया के इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन में। तो इसीलिए जब प्रधानमंत्री जो है हमारे सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं, तो वो दुनिया के सामने कॉन्फिडेंटली खड़े होने की बात करते हैं, आइसोलेशनिज्म की बात नहीं करते। तो इससे क्या होगा, पूरा हमारे हम जो है स्टैंड अप करेंगे वर्ल्ड के सामने और आइसोलेट नहीं करेंगे। इंडिया को इतना ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग बना लेंगे कि बाकी कंट्रीज़ भी इंडिया के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए तैयार हो सकें। तो ये आपका एक अच्छा सा आंसर प्रिपेयर हो गया। पूरा ये गवर्नमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू है, इसको आप ये इस तरह का क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है। तो इस क्योंकि सेल्फ रिलायंस एक काफ़ी मतलब अगर आप देखें तो फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट की, तो इस पे आप क्वेश्चन जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेंस में, और उसके लिए अच्छी टेम्पलेट आपको दी हुई है। ये आर्टिकल आज आप जरूर पढ़ें, साथ साथ यहाँ से आप इस फ्रेमवर्क को देख सकते हैं, तो आपका जो आंसर है वो अच्छा बन जाएगा। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट टाइम टू शिफ्ट फार्मा गियर्स। यहाँ से क्वेश्चन है हमारा, फार्मा इंडस्ट्री इज मार्ड विथ इनहेरेंट स्ट्रक्चरल फॉल्ट्स that disincentivizes therapeutic benefit based drug manufacture. Explain and suggest an alternative method to solve the problem. तो इस आंसर को सॉल्व करने के लिए हम ये वाला आर्टिकल पढ़ेंगे, आ राइट टाइम टू शिफ्ट फार्मा गियर्स। यहाँ से जो इंट्रोडक्शन है यहाँ से ले सकते हैं, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन है। मेडिसिन आर अमंग ह्यूमैनिटीज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट। द ग्लोबल मार्केट फॉर फार्मास्यूटिकल is currently about 110 lakh crore annually, 1.7% ऑफ ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट। दुनिया का, विश्व का 1.7 जो जीडीपी है वो आपका फार्मा इंडस्ट्री में लगता है। रफली 50% ऑफ द ग्लोबल फार्मास्यूटिकल स्पेंडिंग और 60 लाख करोड़ इज़ फॉर ब्रांड नेम। तो जो टोटल आप फार्मा इंडस्ट्री में लगाते हैं उसका जो 60 लाख करोड़ है, ये अगर 55% बोलें तो ये जो है ब्रांडिंग में लगता है, और ये सारे जो ब्रांड प्रोडक्ट्स हैं ये पेटेंट के अंदर आते हैं। तो जो पेटेंटिंग सिस्टम है ये फ्लॉड है। अब ये फ्लॉड क्यों है, इसको हम एक चार्ट के थ्रू पढ़ेंगे और अपने माइंड मैप के थ्रू इस आर्टिकल को समझने की कोशिश करेंगे। तो जो फार्मा रिसर्च है या पेटेंट मॉडल है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम ये है कि इंसेंटिवाइज करता है सेल्स को। मतलब अगर इनोवेटर जितना सेल कर लेगा उतना ज़्यादा वो प्रॉफिट बना सकता है, और 20 साल की जो मोनोपोली दी जाती है इनोवेटर को। फॉर एग्जांपल मैं एक इनोवेटर हूँ, ए पर्सन कोई इनोवेटर है, उसने कोई नई मेडिसिन बनाई। अब ये नई मेडिसिन पहले से नहीं चल रही है, तो इसको क्या दिया जाएगा, 20 साल के लिए लाइसेंस दे दिया जाएगा। अब 20 साल तक ये कितना भी चाहे तो बेनिफिट यहाँ से बना सकता है। अब इसकी प्रॉब्लम क्या है,
20 साल के लिए ये बेनिफिट बनाने के चक्कर में जो मार्कअप कॉस्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से। अगर 100 रुपये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है तो ये ऑलमोस्ट, अगर आप यूएसए की बात करें तो 10,000% ज़्यादा जो है मार्कअप कॉस्ट रहती है, 10,000% ज़्यादा जो है मार्कअप कॉस्ट रहती है। तो मान लीजिए कोई ड्रग अगर 10 रुपये का है, 10,000% ज़्यादा मतलब वो 1 लाख का बिकेगा। तो ये जो है इतना ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन ये कमाते हैं। इससे क्योंकि मार्कअप कॉस्ट केवल ज़्यादा वही लोग दे सकते हैं जो अमीर हैं, इसीलिए फार्मा कंपनीज जो है उन डिजीज़ को इग्नोर कर देती हैं जो पुअर को अफेक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल ट्यूबरक्लोसिस, कॉलरा, डिप्थीरिया, ये सारी डिजीज़ेस जो है पुअर को अफेक्ट करती हैं और पुअर इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं दे सकते, इसीलिए रिसर्च इस एरियाज़ में नहीं होती जहाँ पे पुअर लोगों को अफेक्ट किया जाता है। तो अगर आप एक डेटा देखेंगे, यहाँ से आप डेटा डाल सकते हैं, 20 जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लिस्टेड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ हैं, टुगेदर ये 1 बिलियन लोगों को अफेक्ट करती हैं और केवल इन पे 0.35% जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस्ड है। केवल 0.12% जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो ट्यूबरक्लोसिस और मलेरिया के ऊपर है, जिससे हर साल 1.7 लाख लोग मरते हैं। तो ये एक एग्जांपल है कि किस तरह से जो पुअर लोगों की डिजीज़ हैं उनको नेग्लेक्ट किया जाता है फार्मा इंडस्ट्री के द्वारा। तो इससे क्या हो जाता है कि जो भी पेटेंटेड ड्रग्स हैं वो काफ़ी अनअफोर्डेबल हो जाते हैं और बेसिकली तो ये हमारी जो है प्रॉब्लम्स हैं करंट मॉडल की। अब इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, इस करंट मॉडल की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक नया तरह का फंड ला सकते हैं जिसका नाम है हेल्थ इम्पैक्ट फंड। तो इसका वर्किंग मॉडल क्या होगा? वर्किंग मॉडल ये होगा कि जो भी रजिस्टर्ड इनोवेटर्स हैं वो 10 साल तक रिवॉर्ड्स को ईयरली बेसिस पे ड्रॉ कर सकते हैं अगर वो एक ऐसी ड्रग बनाएं जिसका प्रूवन थेरेप्यूटिक बेनिफिट हो। मतलब ऐसी कोई दवाई बनाई जाए जो प्रूव करे कि हाँ किसी बीमारी का सॉल्यूशन है, तो उसको 10 साल तक लगातार जो है हर साल बेनिफिट मिलेंगे, रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ड्रग को जो है पर सेल करना होगा या तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे या उससे नीचे। तो अगर ये इनोवेटर्स जो है यहाँ से मतलब हेल्थ इम्पैक्ट फंड में अपने आप को रजिस्टर कर लेते हैं और फिर कोई दवाई बनाते हैं, तो उनको ये बेनिफिट होगा कि उनकी जैसे पहले सेल्स के थ्रू उनको बेनिफिट मिल रहा था, वहाँ पे सेल करने के लिए उनको जो है मार्केटिंग कॉस्ट भी खर्च करनी पड़ती थी। यहाँ कोई मार्केटिंग कॉस्ट उनको नहीं करनी है खर्च, उनको 10 साल तक ईयरली बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर उनकी दवाई में पोटेंशियल होगा, सॉल्व करने की क्षमता होगी, तो उनको बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। तो वो इनोवेटर्स के लिए ये फ़ायदा है कि उनको जो है मार्केटिंग के ऊपर कोई खर्चा नहीं करना है। अब फंडिंग कहाँ से आएगी? रिवॉर्ड्स कैसे देंगे? रिवॉर्ड्स के लिए फंडिंग करनी होगी। इनिशियल फंड जो है हम बना सकते हैं 20,000 करोड़ पर एनम का, रुपीज़ 20,000 करोड़ पर एनम का। फिर जो लॉन्ग टर्म फंड्स होंगे उनको लाया जाएगा कंट्रीब्यूटिंग गवर्नमेंट्स के द्वारा, जो कि कंट्रीब्यूशन कर सकती है अपने जीडीपी के प्रपोर्शन में या फिर ग्रीन हाउस एमिशन के प्रपोर्शन में। इसका बेनिफिट क्या होगा? देखिए, जो कंट्रीब्यूटिंग गवर्नमेंट होगी उसको क्या बेनिफिट होगा? सबसे पहली चीज़ है, कंट्रीब्यूटिंग गवर्नमेंट को अफोर्डेबल ड्रग्स मिल जाएंगे। मतलब गवर्नमेंट्स के सामने एक क्वेश्चन आता है कि वो अपनी सभी जनता के लिए अफोर्डेबल ड्रग्स को नहीं दे पाती हैं, तो ये उनको एज ए फेलियर उनका देखा जाता है। तो अफोर्डेबल बना दिया जाएगा ड्रग्स को सभी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए, और जो भी नॉन कंट्रीब्यूटिंग गवर्नमेंट होगी उसको जो है वही ड्रग हायर प्राइस पे मिलेगा। तो अगर आप कंट्रीब्यूट करोगे तो आपकी जो ड्रग की प्राइस है वो सस्ती हो जाएगी। अगर आप कंट्रीब्यूट नहीं करते हो तो फिर आपकी गवर्नमेंट को, आपकी जनता को जो है हाई प्राइस पे वो ड्रग खरीदना पड़ेगा। तो इंटरनल डिमांड्स, इंटरनल प्रेशर की वजह से गवर्नमेंट्स को कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा। इनोवेटर्स के लिए क्या फ़ायदा है? इनोवेटर्स को अब सेल्स के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो ड्रग की एफिकेसी पे फोकस कर सकते हैं। इनोवेटर्स का काम होता है बनाना, तो वो आराम से बनाएं और जो भी ड्रग की साइड इफ़ेक्ट्स होंगे उनको देखें, ड्रग के कितना बेनिफिशियल है उस पर वो फोकस कर सकते हैं। सेल्स के बारे में उनको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। फार्मा कंपनीज़ का क्या बेनिफिट है? फार्मा कंपनीज़ को जो है फंड्स मिल सकेंगे उन डिजीज़ के लिए जो पुअर को अफेक्ट करती हैं। तो फार्मा कंपनी अभी बहुत सारी डिजीज़ को एकदम इग्नोर कर देती हैं। अब फार्मा कंपनी जो है उन डिजीज़ को इग्नोर नहीं करेंगी जहाँ पे जो है पोटेंशियल नहीं है प्रॉफिट का, वहाँ पे भी वो जो है रिवॉर्ड के थ्रू प्रॉफिट जनरेट कर सकती हैं। तो इसीलिए फार्मा कंपनीज़ को एक इंसेंटिव मिलेगा कि वो उन डिजीज़ के ऊपर रिसर्च चालू करें जिनको अभी तक उन्होंने नेग्लेक्ट किया हुआ था। दूसरा, उनको ये फ़ायदा मिलेगा कि उनको
रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं थेरेपेटिक यूज़ के लिए। तो अगर उनकी ड्रग जो है किसी पर्टिकुलर यूज़ में बेनिफिशियल है, किसी चिकित्सा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बेनिफिशियल है, तो उनको रिवॉर्ड मिलेगा। तो कंपनीज जो है इंसेंटिवाइज होंगी कि वो थेरेपेटिक यूज़ के लिए ड्रग्स को बनाएं। फाइनली जो है बेनिफिट ये होगा कि वो ड्रग्स को हायर प्राइस पे सेल कर सकती हैं नॉन कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज़ में। तो ड्रग कंपनीज़ का घाटा नहीं है, कंपनीज़ का ऑलमोस्ट फ़ायदा है दोनों तरफ से। एक तो उनको रिवार्ड भी मिल रहा है, उसके अलावा अगर कोई कंट्री है ऐसी जहाँ जिसने कंट्रीब्यूट नहीं किया, तो वहाँ पर वो प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो दोनों तरफ से उनको बेनिफिट मिलेगा। जब उनका जो थेरेपेटिक यूज़ जो है डिफाइन कर दिया जाएगा, मीडिया में आएगा, तो उनका ड्रग सभी लोग खरीदेंगे, डॉक्टर्स भी उनका ड्रग जो है प्रेस्क्राइब करेंगे। इसके थ्रू उनकी सेल्स बढ़ेगी और वो सेल्स के थ्रू भी जनरेट कर सकते हैं पैसा। तो ये हमारा जो है ऑल्टरनेटिव मॉडल है, जिसके थ्रू हम जो समस्या है हमारी फार्मा इंडस्ट्री की, पेटेंट वाली जो समस्या है, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल हमें देखना है शाइन अ लाइट। ये आर्टिकल कहता है कि साइंटिफिक प्रोसेस को प्रोटेक्ट करना चाहिए, जिससे कि जो लोग पावर को सीख करते हैं या रिचेस को सीख करते हैं, किसी प्रॉफिट को सीख करते हैं, उनको जो है साइंटिफिक प्रोसेस में उनकी जो है एंट्री ना हो, जिससे कि साइंटिफिक प्रोसेस साइंटिफिकली एक्ट कर सके। तो देखते हैं इस आर्टिकल में क्या दिया हुआ है। तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि 2 हफ्ते पहले एक स्टडी आई थी जो लैंसेट जर्नल ने पब्लिश की थी। लैंसेट की अगर बात करें तो ये सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल मेडिकल जर्नल है वर्ल्ड की, और इस जर्नल में ये कहा गया था कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को यूज़ करने का कोई बेनिफिट नहीं है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की अगर आप बात करें तो ये एक एंटी मलेरियल ड्रग है, जिसको यूज़ करके कोविड-19 के पेशेंट्स को दिया जा रहा था। आपको याद भी होगा, ICMR ने बोला था कि कोविड के पेशेंट्स को कोविड जो भी हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको दे सकते हैं। आज ये जो स्टडी है ये रिट्रैक्ट रहती है, मतलब कि ये जो स्टडी थी ये एक फेक स्टडी थी, या आप बोलें तो ये एक बंगल्ड अप स्टडी थी, जहाँ पे स्टैटिस्टिकल कोरिलेशंस को गलत यूज़ किया गया था। ये जो स्टडी थी ये 96,000 पेशेंट्स के डेटा पे स्टैंड करती थी, और 671 हॉस्पिटल्स जो कि 6 कॉन्टिनेंट्स में हैं उनके ऊपर जो है ये डेटा, उनसे वहाँ से ये डेटा सोर्स किया गया था। इसीलिए WHO ने कहा कि कोई भी यहाँ पे डू नो हार्म प्रिंसिपल यहाँ पे है। और यहाँ पे जो है HCQ का, बीच में आपको याद भी होगा काफ़ी सारे एडिटोरियल भी आए थे, जहाँ पे HCQ का जो ड्रग ट्रायल था, सॉलिडारिटी वाले ट्रायल से HCQ का नाम हटा दिया गया था। ये कहा गया था कि HCQ सेफ़ नहीं है। इस स्टडी में ये बताया गया था कि HCQ सेफ़ नहीं है। तो इसीलिए WHO ने, क्योंकि ये डेटा बहुत सारे लोगों का था, तो WHO ने इसी वजह से HCQ को सॉलिडारिटी ट्रायल से हटा दिया था। अब अगर बात करें इससे क्या हुआ कि यूरोप में बहुत सारे लोग HCQ को अपने अपने ट्रायल्स में यूज़ कर रहे थे, और अपने फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी दे रहे थे। जैसे कि UK की बात करें, UK दे रहा था, फिर स्पेन की बात करें, स्पेन दे रहा था। तो ये सारी कंट्रीज़ ने भी क्या किया, इन्होंने भी ड्रग को विड्रॉ कर लिया था, मतलब HCQ को विड्रॉ कर लिया। फिर एक और स्टडी आई थी सेम ऑथर के द्वारा, मतलब ये जो ऑथर्स थे जिन्होंने HCQ पे स्टडी की थी लैंसेट में, इन्हीं ऑथर्स ने एक और स्टडी की थी, और इन्होंने सेम डेटा को जो है पे रिलाई करते हुए एक और जर्नल में आर्टिकल लिखा था, और जर्नल का नाम है द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन। यहाँ पे भी इन्होंने कहा था कि कोई भी जो भी आप कोविड का जो 19 की जो बीमारी है, उसके साथ साथ जो भी ड्रग्स जो टारगेट करते हैं एंजाइम को, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का खतरा बढ़ा देते हैं। अगेन ये वाली स्टडी भी आपकी जो है बंगल्ड अप थी, और इस वजह से इस स्टडी को भी रिट्रैक्ट कर लिया गया। मतलब दोनों जो आर्टिकल्स थे उनको वापस ले लिया गया, हटा दिया गया है, दोनों जर्नल में से, लैंसेट में से भी और न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन से भी। तो लैंसेट की जो स्टडी है जब ये पब्लिश हुई थी, देखिए लैंसेट की अगर बात करें तो बहुत ही ज़्यादा, अगर आप बात करेंगे मेडिकल के फील्ड में, तो टॉप मोस्ट जर्नल है वो मेडिकल के फील्ड में। और जब यहाँ पे ये स्टडी पब्लिश हुई तो सभी लोग इसको पढ़ते हैं, साइंटिस्ट स्पेसिफिकली इसको देखते हैं। तो उन साइंटिस्ट ने प्रॉब्लम फाइंड आउट की थी इस स्टडी से, और उन्होंने जो है मेथोडोलॉजी पे क्वेश्चनिंग करी। उन्होंने कहा कि जो मेथड यूज़ किया गया है इस स्टडी को करने के लिए वो गलत है। दूसरी चीज़, जो डेटा सेट लिया गया है वो काफ़ी जो है बंगल्ड अप डेटा है, डेटा जो है क्लियर नहीं है। उसके बाद ये इमर्ज हुआ कि जो मोर्टेलिटी एट्रीब्यूट की गई थी डिजीज़ के द्वारा ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी कम डेथ्स हुई हैं। अब बाकी किसी कंट्री का डेटा सेट लिया गया होता तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत होती है इस स्टडी में गलतियां फाइंड आउट करने में। बट जब ऑस्ट्रेलिया के डेटा के साथ कोरिलेट करा गया तो ये पता चला कि ऑस्ट्रेलिया के अपने एस्टिमेट से तो डेटा मैच ही नहीं होता है।
और उसी तरह से अगर पेशेंट रिकॉर्ड्स की और हॉस्पिटल्स की बात करें तो आप टैली नहीं कर सकते वहाँ से, क्योंकि कैसे आप डेटा लेकर के आए हैं हॉस्पिटल से, डेटा कैसे टैली हुआ, ये सारी चीज़ों पर फिर क्वेश्चन खड़े हुए थे। उसके अलावा जो स्टैटिस्टिक्स के जो भी टूल्स एम्प्लॉय हुए थे इस कंक्लूजन तक रीच करने के लिए, वो भी गलत थे। तो इससे क्या पता चला कि जो स्टडी थी वो बिल्कुल बोगस स्टडी थी। सबसे बड़ी कंसर्न ये थी कि जो डेटा दिया गया था इस स्टडी के लिए वो सर्गिस-पियर कॉरपोरेशन के द्वारा दिया गया था। सर्गिस-पियर कॉरपोरेशन की बात करें तो ये छोटे से एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब बहुत कम एम्प्लॉयज़ यहाँ पे काम करते हैं। दूसरी चीज़, इस कॉरपोरेशन के पास कोई साइंटिफिक एक्सपर्टाइज नहीं है। ये कॉरपोरेशन कोई साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये कॉरपोरेशन कोई मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और इस कॉरपोरेशन का कहना था कि इसने डेटा को इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड से कंपाइल किया है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, हॉस्पिटल्स का डेटा इस कॉरपोरेशन के पास कैसे पहुँचा, ये अपने आप में बड़ा क्वेश्चन है। जो भी क्लिनिकल ट्रायल स्पेशलिस्ट थे उन्होंने बताया कि डेटा को कोलेट करना, डेटा को कलेक्ट करना एक लेबर इंटेंसिव प्रोसेस होता है और इतने कम लोगों से जितनी ये कॉरपोरेशन में संख्या है उससे जो है डेटा कलेक्ट नहीं हो सकता। दूसरी चीज़, जब डेटा के बारे में जो है क्वेश्चनिंग खड़ी होने लगी तो कंपनी से कहा गया कि आप डेटा का जो भी सारा जो डेटा आपने कहाँ से लिया है उसकी क्लैरिटी दीजिए, डेटा को आप क्लियर कीजिए कि आप डेटा आपने एक्चुअली ड्रॉ कैसे किया। तो फिर इस कॉरपोरेशन ने बोला कि क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी है, हम डेटा कहाँ से हमने सोर्स किया है ये हम शेयर नहीं कर सकते। अब मान लीजिए आप कोई भी स्टडी करते हैं और अगर आप डेटा की क्लैरिटी नहीं दे पाएँ, अगर डेटा जो है ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो फिर आप उस स्टडी को उस स्टडी के ऊपर क्वेश्चनिंग आसानी से खड़ी कर सकते हैं। डेटा आपके पास हो, कोई भी बंगल्ड अप डेटा हो तो कोई भी चेस की तरह खेल सकता है उसके साथ। अब डेटा कलेक्ट करना सबसे बड़ा जो है प्रोसेस होता है किसी भी स्टडी में, और जब डेटा ही गलत हो तो ऑब्वियस सी बात है कि कंक्लूजन भी गलत आएंगे। तो डेटा ट्रांसपेरेंसी के लिए इस कॉरपोरेशन ने साफ मना कर दिया, जिस वजह से यहाँ पे ये स्टडी जो है रिट्रैक्ट कर ली गई है। जर्नल्स ने जब रिट्रैक्ट किया था तो सर्गिस-पियर को ब्लेम किया कि वो डेटा के लिए ओपैक है और प्राइमरी डेटा जो है जो उसने कलेक्ट किया है वो शायद गलत है। अब देखिए, जो बड़ी जर्नल्स होती हैं जो आर्टिकल पब्लिश करती हैं, देखिए मैंने खुद आर्टिकल पब्लिश किया हुआ है तो इसलिए मुझे पता है कि जब हम आर्टिकल पब्लिश करते हैं ना तो वो जिस भी जर्नल में आर्टिकल का पब्लिकेशन होता है, पब्लिकेशन से पहले उसका पीयर रिव्यू प्रोसेस होता है। मतलब पीयर रिव्यू मतलब कि बाकी जो पब्लिशर्स हैं, बाकी जो साइंटिस्ट हैं, बाकी जो रिसर्चर्स हैं, वो पहले इस पूरे आर्टिकल को देखते हैं कि हमने क्या मेथडोलॉजी लगाई है, हमने डेटा कहाँ से कलेक्ट किया, डेटा की ट्रांसपेरेंसी होती है, हमें डेटा शेयर करना होता है जर्नल के साथ भी, और साथ साथ जो भी रिव्यूअर्स होते हैं उनके साथ डेटा शेयर करना होता है, और इस प्रोसेस के बाद जो है पब्लिकेशन होता है। अब अगर लैंसेट की बात करें या न्यू इंग्लैंड जर्नल की बात करें, दोनों ही इन जर्नल्स ने पीयर रिव्यू प्रोसेस को यूज़ नहीं किया था, क्योंकि जब भी इन्होंने पब्लिश किया तो इन्होंने पीयर रिव्यू प्रोसेस को यूज़ नहीं किया। तो ये यहाँ पे गलती है जर्नल की। जर्नल ने सर्गिस-पियर को ब्लेम कर दिया, बट खुद भी इनकी कमी है यहाँ पे। जब इतनी बड़ी आप जर्नल हैं तो स्पेसिफिकली आपको पीयर रिव्यू प्रोसेस करना होता है, ये एक मस्ट होती है किसी भी साइंटिफिक जर्नल पब्लिकेशन के लिए। तो इन्होंने पीयर रिव्यू प्रोसेस नहीं किया था। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे इनकी जो डिसइंटरेस्टेड एनालिसिस थी, मतलब पब्लिकेशन से पहले इन्होंने डायरेक्ट प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस के बिना डेटा पब्लिश कर दिया और ये स्टडी पब्लिश कर दी, तो तभी इनको जो है, अगर ये इन एनालिसिस जो है न्यूट्रल होकर करते, तभी इनके जो है आईब्रोज खड़ी हो जाती डेटा की सोर्स को लेकर के। अगर पोस्ट कोविड वर्ल्ड की बात करें तो ये एक पैनिक ड्रिवन वर्ल्ड है, जहाँ पे कोई भी इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है जो पैनिक से बचा हुआ नहीं है। एवरेज पीयर रिव्यू की अगर आप बात करेंगे तो बहुत टाइम लगता है पीयर रिव्यू में। जितना आपको टाइम लगा स्टडी में, कम से कम उसका आधा टाइम तो मतलब आधा तो नहीं, बट हाँ वीक्स लग जाते हैं, 4 से 5 हफ्ते लगते हैं पीयर रिव्यू के लिए। क्योंकि जो भी पीयर रिव्यू करता है वो एक बार समझ लीजिए कि आपकी पूरी रिसर्च को दोबारा पढ़ रहा है, और रिसर्च को पढ़ने में काफ़ी टाइम लगता है। तो ये जो पीयर रिव्यू प्रोसेस होता है इसमें टाइम लगता है। और क्लिनिकल ट्रायल्स की बात करें तो इसमें मंथ्स और कभी कभी सालों साल लग जाते हैं। ऐसे में साइंस ये एक्सपेक्ट करता है कि वो रिजल्ट्स को मैजिक की तरह क्रिएट करे। तो इस वक्त जो है कोविड में बहुत सारी रिसर्चेस हो रही हैं, और सभी जो साइंटिस्ट हैं अपना पब्लिकेशन दिखाने के लिए वो प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस के बिना पब्लिशिंग कर रहे हैं डेटा की, और पब्लिशिंग कर रहे हैं स्टडीज़ की। तो यहाँ से जो है क्वेश्चंस खड़े होंगे कि क्या जो मतलब क्या इस तरह का ये सही है, इतनी जल्दीबाजी सही है। देखिए पहले क्या होता था कि जब पीयर रिव्यू प्रोसेस होता था, जब क्लिनिकल ट्रायल्स होते थे, तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, और इस पर काफ़ी सालों से क्वेश्चनिंग हो रही थी कि इतना टाइम क्यों लगता है।
जल्दी से जो है ये चीज़ें सामने लेकर के आई जाएं। बट अब जो लैंसेट की स्टडी है और जो लैंसेट का जो एक इम्बैगलो हो गया, या फिर लैंसेट की जो गलती हुई जहाँ पे उन्होंने जो स्टडी थी बिना पीयर रिव्यू प्रोसेस के पब्लिश कर दी, इसी तरह से न्यू इंग्लैंड जर्नल की जो गलतियाँ हैं वो हमारा जो है ध्यान ड्रॉ करती हैं कि साइंटिफिक प्रोसेस में जल्दीबाजी नहीं हो सकती। जो भी साइंटिफिक प्रोसेस होता है वो एक प्रॉपर जो है अपने क्राइटेरिया से, प्रॉपर जो उसका प्रोसेस है उससे गुजरना उसको ज़रूरी है। अगर उस चीज़ में हम जल्दीबाजी करते हैं या किसी भी स्टेप को मिस कर देते हैं तो ये हो सकता है, पूरे चांसेस हैं कि हमारी स्टडी गलत हो जाए। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो भी रिव्यू प्रोसेस है उसको जो है सही से किया जाए, और जो भी हमारा क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह हैं उनको प्रॉपर तरीके से किया जाए। की लेसन जो हम इस पूरे एपिसोड से लर्न कर सकते हैं वो ये है कि साइंटिफिक प्रोसेस को हम साइंटिफिक प्रोसेस इस वक्त पावर, प्रिविलेज और फिनेंस और पॉलिटिक्स में घिरा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मीन्स और मेथड साइंटिफिक रिजल्ट्स देते हैं और उनको जो है देखना ज़्यादा ज़रूरी है। रिजल्ट्स के अलावा हमें किस तरीके से हम रिजल्ट पे पहुँचे हैं ये देखना भी ज़रूरी है। अब कोई भी डेटा आता है, देखिए बहुत बड़ी एक रिसर्च होती है तो सभी लोग क्या करते हैं, पूरा रिसर्च मेथडोलॉजी को स्किप करके सीधे रिजल्ट्स पे चले जाते हैं। अगर आप केवल रिजल्ट्स पे पहुँचेंगे तो ये पॉसिबिलिटी है कि स्टैटिस्टिक्स को जो है कोई इधर उधर घुमा फिरा के सामने लेकर के आ रहा है। इसीलिए अगर आपको एक प्रॉपर अनबायस्ड एनालिसिस करनी है तो आपको स्टडी की, जो भी स्टडी है उसकी पूरी प्रोसेस को स्टडी करना भी ज़रूरी है, तभी हम रिजल्ट्स पे पहुँच सकते हैं। और वो ग्लोबल स्क्रूटनी के थ्रू होगा। ओपननेस ज़्यादा ज़रूरी है। ओपननेस जो है पोस्ट कोविड वर्ल्ड की एक नीड हो जाती है। सो नेक्स्ट आर्टिकल हमें देखना है विनिंग फार्मूला। विनिंग फार्मूला में कहा गया है कि अगर हमें स्पोर्ट्स एक्टिविटी को रिवाइव करना है तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि धीरे धीरे लो की स्टार्ट करनी चाहिए। अभी देखिए ग्लोबल लीग्स धीरे धीरे रिवाइव कर रही हैं। ऐसे में फार्मूला 1 ने जो है अपना कैलेंडर जारी कर दिया है और उसने बताया है कि 8 रेसेस होंगी और ये कैलेंडर जो है जुलाई से बिगिन होगा और रेसेस जो है ऑस्ट्रिया में होंगी। इससे पहले इससे पहले ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स ने भी अपना मार्च में कैलेंडर जारी किया था और लास्ट मोमेंट पे इसको जो है अपनी रेस कैंसिल करनी पड़ी थी, जबकि पूरा कॉन्टिनेंट मेलबर्न पहुंच चुका था क्योंकि मैक्लारन फार्मूला 1 टीम का एक मेंबर कोविड के लिए पॉजिटिव टेस्ट हुआ था। उसके बाद से इस स्पोर्ट की, मतलब जो रेसिंग स्पोर्ट है, इसने 10 राउंड और 22 रेस के कैलेंडर को या तो कैंसिल होते हुए देखा है या फिर पोस्टपोन होते हुए देखा है। जर्मन फुटबॉल लीग की बात करें जिसका नाम है बंडस्लीगा, इसने अपना सीज़न रीस्टार्ट कर दिया है। और प्रीमियर लीग की बात करें तो वो इस महीने से होना है। फुटबॉल की अगर बात करें तो फुटबॉल की तरह फुटबॉल मतलब एक अलग स्पोर्ट है। बाकी जो डोमेस्टिक लीग्स होती हैं वो लोकलाइज हो सकती हैं और एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में उनको खेला जा सकता है। F1 जो है यूनिक चैलेंज फेस करता है क्योंकि F1 के ग्लोबल फुटप्रिंट हैं और 5 कॉन्टिनेंट्स पे ये पूरा जो है होता है, पूरे साल ये चलता है। उसके अलावा फार्मूला 1 रेसेस की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं। पर्सनल्स की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। कार को मूवमेंट बहुत होता है इस इवेंट को रन करने के लिए। अब क्योंकि ट्रैवल कर्ब्स हैं पूरी दुनिया में तो स्पोर्ट जो है रिस्ट्रिक्ट हो गया है, केवल 8 रेसेस होंगी और यूरोप में होंगी। ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जो है मल्टीपल इवेंट्स को होस्ट करेंगे। F1 की बात करें तो F1 ने ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स अपने थोड़े से चेंज किए हैं जिससे कि धीरे धीरे वापस जो है ट्रैक पे ये आ सके। सभी पार्टिसिपेंट को टेस्ट किया जाएगा रेस के पहले, रेस के दौरान और रेस के बाद। उसके बाद कोई भी स्पेक्टेटर के अलावा केवल 80 मेंबर होंगे एक टीम में और उनको जो है रेस ट्रैक पे अलाउ किया जा सकता है और ब्रॉडकास्ट क्रू में केवल 60 मेंबर होंगे। उसके अलावा एसेंशियल स्टाफ की अगर बात करें तो 1200 एसेंशियल स्टाफ होगा। पहले 5000 लोगों का एसेंशियल स्टाफ होता था F1 के लिए, अब इसको रिड्यूस करके 1200 कर दिया गया है। उसके अलावा जो टीम्स हैं, अगर एक स्मॉल साइज टीम है तो किसी भी टीम में कम से कम 300-400 लोगों की ज़रूरत होती है। इंजीनियर्स चाहिए होते हैं, मैकेनिक्स चाहिए होते हैं। तो स्पोर्ट्स जो है इसको चाहिए होगा कि टीम्स जो है अफ्लोट रहें क्योंकि हर टीम में इतने मेंबर्स चाहिए होते हैं। और अगर ये स्पोर्ट्स नहीं होता है तो क्या होगा कि इतने सारे लोगों की भी धीरे धीरे रोज़ी ख़त्म होती है। तो इसीलिए इनको ये जो रेसेस कराना भी एक नेसेसिटी बन जाती है। F1 ग्रुप ने ऑलरेडी कहा है कि वो 100% जो प्राइज़ मनी है वो टीम्स को देगा और इसके लिए जो है उसको शोज़ करने होंगे। कम से कम 8 रेसेस चाहिए होंगी एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए और 15 से 18 रेसेस चाहिए होती हैं अपने टीवी राइट्स और रेवेन्यूज़ को मैक्सिमाइज़ करने के लिए। स्पेसिफिकली ऐसे टाइम पर जहाँ पे रेस होस्टिंग फ़ीस
जो कि एक बड़ा कंपोनेंट है F1 के ग्रुप का रेवेन्यू का, वो बाकी कंट्रीज़ के द्वारा पे किया जाता है। अब देखिए जॉब्स यहाँ पे स्टेक पे हैं। फार्मूला 1 ने सही कॉल किया है कि वो अपने जो है सीज़न को अटेम्प्ट चालू करने की कोशिश करे। बाकी स्पोर्ट्स को भी धीरे धीरे डिसीजन लेना होगा कि वो अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो में किस तरह से वापस अपने पैरों पे खड़े करें होंगे। कुछ लेसन्स और लर्न करने हैं ऑस्ट्रेलिया से, जहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स ने सारा ऑर्गेनाइज कर लिया था इवेंट और लास्ट मोमेंट पे कैंसिल करना पड़ा। अगर F1 शो कर सकता है कि वो एक अच्छे से रीस्टार्ट कर सकते हैं, तो इससे बाकी जो स्पोर्टिंग इंडस्ट्री है उसको भी कॉन्फिडेंस आएगा और वो भी धीरे धीरे अपने जो है प्रॉपर SOPs के थ्रू रीस्टार्ट करना शुरू करेंगे। क्योंकि ये देखिए ये अपने आप में स्पोर्ट्स भी एक इंडस्ट्री होती है, बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी होती है स्पोर्ट्स के साथ भी। तो अगर ये पूरी तरह से बंद हो जाते हैं तो इतने सारे लोगों की अगेन जो है अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं या फिर उनकी रोजी रोटी पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसे में रीस्टार्ट करना ज़रूरी है स्पोर्ट्स को, बट ये देखना होगा ऑर्गेनाइजर्स को कि किस बेस्ट वे क्या है स्टार्ट करने का, और उसके बाद ही स्टार्ट किया जा सकता है। तो गाइस आज के डिस्कशन में इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ गुड डे।